क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आज आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में मूलानुपाती सूत्र, अण सूत्र और संरचना सूत्र के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम बताएंगे आपको मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र जिसको कहा जाता है एम्पायरिकल फार्मूला। एम्पायरिकल फार्मूला। मूलानुपाती सूत्र के विषय में देखिए, मूलानुपाती सूत्र एक्चुअली दो पदों में ज्ञात किया जाता है। पहले पद में हमने पढ़ा है तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण, अर्थात तत्वों की पहचान कैसे की गई कार्बनिक यौगिक में। दूसरी चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि मात्रात्मक विश्लेषण हुआ, जिसमें विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात की गई। और अब ये मूलानुपाती सूत्र हम उन पदों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र के लिए एक परिभाषा है कि यह सूत्र अणु में उपस्थित तत्वों के, अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, कई तत्व हो सकते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। एक लाइन की परिभाषा, अगर ये प्रश्न किया जाए कि मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा कि यह सूत्र अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। सरल अनुपात को हम लोग इंग्लिश में सिंपल रेशियो कहते हैं। सिंपल रेशियो, सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए C2H6 जो फार्मूला इथेन का है। अब इथेन में अगर हम सरल अनुपात कार्बन और हाइड्रोजन का निकालें तो इसको 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1:3 आएगा। अर्थात यह CH3 के रूप में है रेशियो के हिसाब से। तो CH3 को क्या माना जाएगा? मूलानुपाती सूत्र। CH3 को बोला जाएगा कि यह मूलानुपाती सूत्र है, अर्थात एम्पायरिकल फार्मूला है। मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम अणुसूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब कुल मिला करके देखा जाए कि अणुसूत्र की परिभाषा क्या है। अणुसूत्र में इसकी परिभाषा, यह सूत्र अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अणुसूत्र को अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला। वास्तविक संख्या को एक्चुअल नंबर बोला जाएगा। एक्चुअल नंबर। तो परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो किसी न किसी रूप में मूलानुपाती सूत्र से संबंधित है। जैसे अगर हम अणुसूत्र निकालना चाहें किसी भी यौगिक का, तो अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र मल्टीप्लाई बाई एन। अब ये एन क्या है?
n बराबर होता है यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। तो कहने का मतलब कि अगर हमें यौगिक का अणुभार पता लग जाए तो मूलानुपाती सूत्र भार क्या है, एम्पायरिकल फार्मूला वेट। उसके लिए देखिए यहाँ पर हम मूलानुपाती सूत्र बता रहे हैं, वो मूलानुपाती सूत्र से ही निकलता है। कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है लेकिन 3 लगे हैं, 12 3 कितना हुआ 15। ये 15 जो आया यही एम्पायरिकल फार्मूला वेट है। अब अणुभार कभी तो डायरेक्ट दे दिया जाता है प्रश्न में, और कभी अगर डायरेक्ट नहीं देता तो फिर इसका मतलब कि अणुभार निकालने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, वाष्प घनत्व का, वाष्प घनत्व। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व बराबर होता है अणुभार। तो अगर प्रश्न में अणुभार सीधा दे दिया गया है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वेपर डेंसिटी दे दिया है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेपर डेंसिटी, और अणुभार को अंग्रेजी में कहा जाता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर किसी कंपाउंड का फॉर्म करना है तो इसका मतलब 2 इंटू वेपर डेंसिटी करना होगा, वेपर डेंसिटी Vd, वाष्प घनत्व। तो इस प्रकार से हम अणुभार निकाल सकते हैं। तो अणुसूत्र कहीं न कहीं संबंधित किससे होता है, किससे लिंकेज होता है, वो मूलानुपाती सूत्र से। अब जैसे C2H6 अगर लिख दिया गया है तो C2H6 क्या है, इथेन में कुल कार्बन 2 होते हैं और कुल हाइड्रोजन 6 होते हैं, यानी इथेन में जो वास्तविक संख्या कार्बन हाइड्रोजन की है वो 2 और 6 है। इस प्रकार से इथेन का अणुसूत्र क्या हुआ, C2H6 हुआ। तो अणुसूत्र जो है अब कहीं न कहीं संबंधित होगा संरचना सूत्र से। अगर हम संरचना सूत्र इसका लिखें इथेन का, तो इसमें संरचना सूत्र लिखना, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो आप 2 कार्बन लिख लें। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 3 हाइड्रोजन आप यहाँ कर दें और 3 हाइड्रोजन यहाँ कर दें। तो इस प्रकार से एक और सूत्र पैदा हुआ जिसको कहते हैं हम लोग संरचना सूत्र। यही है इस कंपाउंड का संरचना सूत्र। संरचना सूत्र मैंने बताया कि एक ऐसा सूत्र होता है जो अणु में उपस्थित तत्वों के बंध विन्यास को प्रदर्शित करता है, बॉन्डिंग पैटर्न को बताएगा। तो बॉन्डिंग पैटर्न इसका ये है, इसलिए ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिया इथेन को, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दे दिया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे दिया और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी दे दिया। तो इस प्रकार से एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है और संरचना सूत्र क्या है। लेकिन हमें मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के लिए जब तक मूलानुपाती सूत्र नहीं ज्ञात होगा अणुसूत्र पर नहीं जा सकते, और अणुसूत्र अगर नहीं मिला तो हम संरचना सूत्र के बारे में नहीं पता लगा सकते। कहीं न कहीं कुल मिला करके मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं मूलानुपाती सूत्र का ही, यानी एम्पिरिकल फार्मूला का ही। और याद रहे कि एम्पिरिकल फार्मूला ये निकालने के लिए हम एक टेबल का प्रयोग करते हैं, एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी में क्या चीज़ें होंगी, उस सारणी में ये होगा इस तरह से कि आप एक जगह तो क्रम संख्या लिख लें, क्रम संख्या सीरियल नंबर, दूसरी जगह आप इसमें तत्व के नाम लिख दें, तत्व के नाम, अंग्रेजी में नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। और अगला जो है इसमें परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या अंग्रेजी में कहा जाता है रिलेटिव, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। और इसमें इस कॉलम में करते क्या हैं कि इस कॉलम में आपके पास ये नहीं होना चाहिए, इस कॉलम में होना चाहिए प्रतिशत मात्रा को, परसेंटेज, प्रतिशतता होनी चाहिए, प्रतिशतता।
परसेंटेज को यहाँ लिखा जाएगा और ये परसेंटेज आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो जब प्रतिशतता लिखी जाए, परसेंटेज अमाउंट आपको पता लग जाए किसका, तत्व का, तब आप इस कॉलम पर पहुँचेंगे जहाँ पर लिखा जाएगा परमाणुओं का सरल अनुपात। परमाणुओं का सरल अनुपात यहाँ होगा, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या होगी सरल अनुपात में। आपेक्षिक संख्या यहाँ लिखी जाएगी, अंग्रेजी में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद सबसे अंत में हम लोग चलेंगे सरल अनुपात, परमाणुओं का सरल अनुपात। परमाणुओं का सरल अनुपात, ये लास्ट कॉलम इसका ये होगा सिंपल रेशियो ऑफ एटम। अब पहले तो आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना होगा, जिसके लिए सारणी, इसका मतलब आपको प्रतिशतता दी जाएगी न्यूमेरिकल में। तब तो ऑटोमेटिक उस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएंगी कि कार्बनिक यौगिक में तत्व कितने हैं। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या अगर निकालनी है तो फिर वो प्रतिशतता से क्लियर होगा, क्योंकि प्रतिशतता बटे परमाणु भार, प्रतिशतता जो दी जाएगी बटे आप करेंगे परमाणु भार, तो कुल मिला करके आपके पास आ जाएगी परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। और जब ये संख्या आ जाए तो देखना चाहिए कि इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी है। उसी न्यूनतम संख्या से सारी आपेक्षिक संख्याओं को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, देन यू गेट सिंपल रेशियो अल्टीमेटली। अब इसको इस तरह से तो समझाना बड़ा कठिन है जब तक इस पर न्यूमेरिकल न बोला जाए। तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लें कि किसी कार्बनिक यौगिक में होगा कोई कार्बनिक यौगिक, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन बराबर 52.18%, हाइड्रोजन बराबर 6.70% तथा शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है। अणुसूत्र की गणना कीजिए, ये प्रश्न दे दिया गया। देखिए, सबसे पहले प्रश्न जो दिया जाए उसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि क्या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जोड़ने पर 100 हो रहा है। अगर वो 100 नहीं है, इसका मतलब कि अपने कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति भी हो सकती है। और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 100 माइनस कार्बन की प्रतिशत मात्रा धन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। ये एक सीधी विधि है, डायरेक्ट मेथड है, जिसको बताया था किसने, एलूसी नामक वैज्ञानिक ने। एलूसी ने 1947 ईस्वी में बताया कि इस प्रकार हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि इस प्रश्न में देखें कि अगर ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो 100 माइनस करना पड़ेगा 52.18 प्लस 6.70 इक्वल टू 34.78। इतना प्रतिशत इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ये सब चीज़ें भी क्लियर हो गई। तो क्रम संख्या में आप लिखेंगे 1, 2, 3, क्योंकि अपने पास 3 एलिमेंट हो गए। कौन कौन, कार्बन हाइड्रोजन दिया गया है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है। तो इस प्रकार से कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी गई है, तत्व का नाम हुआ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रकार से लिखते हैं इस टेबल में। प्रतिशतता प्रश्न में दी गई है, कार्बन की है 52.18 और हाइड्रोजन की है 6.70 और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा मिल गई 34.78। क्लियर हो गया। अब हमें आना है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में। इसमें हम प्रतिशतता को डिवाइड करेंगे परमाणु भार से, परसेंटेज अमाउंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। तो 52.18 को डिवाइड करना पड़ेगा कार्बन के परमाणु भार 12 से, ये आ जाएगा 4.35। इसी प्रकार
अगर हम 6.70 को हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा वही 6.70। 34.78 को ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 से डिवाइड कर दिया जाए तो यह आ जाएगा 2.17। अब आपको ये देखना होगा कि परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या जो 3 आई है, इसमें से सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स कौन सी है, तो 2.17 है। हम क्या करेंगे, जब इस कॉलम में पहुंचेंगे तो सारी आपेक्षिक संख्याओं को मिनिमम परमाणु की आपेक्षिक संख्या से डिवाइड कर देंगे। जैसे 4.35 डिवाइडेड बाई 2.17, जाहिर सी बात 2 आएगा। 6.70 को अगर हम डिवाइड करें 2.17 से तो ये संख्या कितनी आएगी, यहाँ से 6.70 में अगर किया जाए, इसको एक्चुअली हाइड्रोजन की परसेंटेज अमाउंट को यहाँ से चेंज कर दिया जाए अगर, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज अमाउंट अगर इसमें 13.04 कर दिया जाए, नहीं ये तो C2 हो गया, H6 आना चाहिए। इसके लिए 13.4। अब 52.18 को अगर हम 13.04 कर दें, अगर उसको जोड़ें तो 8 4 12 और 2 1 1 2 3 2 5 5 1 6 65.22 होता है। 65.22 हुआ तो 34.78 अगर ये 100 में से घटाया जाए तो क्या 34.78 आ रहा है, ये भी चेक करने वाली बात होगी। तो कुल मिला करके आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रश्न में जहाँ पर हमने 6.7 लिखा था वहीं पर आप लोग क्या लिख दें, 13.04 लिख दें। तो 13.04 अगर लिखेंगे तो बस केवल अंतर इतना होगा कि 13.04 हो गया। यहाँ पर भी आप परसेंटेज को चेंज कर लें, 13 पॉइंट। देखिए जैसा प्रश्न है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। और ये लगभग यहाँ से कितना आ जाएगा, 13.04 ही आ जाएगा, वही आएगा 1 से डिवाइड करने पर। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ से तो 13.04 को 2.17 से डिवाइड किया जाए तो ये लगभग 6 आ जाएगा। और इसको 2.17 को 2.17 से डिवाइड किया जाए तो 1 आएगा। तो कार्बन के आगे जो सिंपल रेशियो मिला 2 मिला, हाइड्रोजन के आगे सिंपल रेशियो 6 मिला और ऑक्सीजन के सामने कितना मिला, 1 मिला। तो मूलानुपाती सूत्र तो निकल आया, क्योंकि सरल अनुपात निकाल लिया हमने। मूलानुपाती सूत्र जो मिला वो हो गया C2H6O। ये मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र अगर मिल गया तो मूलानुपाती सूत्र भार भी निकाल लें, मूलानुपाती सूत्र भार भी निकाल लें। इसके लिए कितना होगा, कार्बन का परमाणु भार 12, 12 दूनी 24 हुआ, 24 और 6 30 और ऑक्सीजन का 16 यानी 46 आ रहा है, 46। यहाँ पर वाष्प घनत्व दिया है 23, तो अणुभार भी हम निकाल सकते हैं। अणुभार बराबर 2 × 23, वाष्प घनत्व दिया गया था, ये बराबर हो जाएगा 46। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अणुसूत्र की गणना करें तो अणुसूत्र निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला हुआ करता है, अणुसूत्र बराबर ये हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर होगा मूलानुपाती सूत्र मल्टीप्लाई बाई n। इस प्रकार से अब ये n क्या है, n बराबर होता है यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार हमने निकाला है, देखिए 46
और मूलानुपाती सूत्र भार भी कितना मिला, 46 मिला। तो 46/46 करने पर आ गया n की संख्या 1। तो अणसूत्र अगर हमको निकालना है तो अणसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र लिखा जाएगा जो आया था C2H6O। इसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि जब n बराबर 1 होगा तो जो अणसूत्र निकलेगा दरअसल मूलानुपाती सूत्र के बराबर होगा, यानी C2H6O। ये इसका हो गया अणसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो हम चाहें तो यहाँ पर इसका संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र क्या होता है? यह सूत्र अणु में उपस्थित परमाणुओं के बंध विन्यास को प्रदर्शित करता है, बॉन्डिंग पैटर्न को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए कार्बन कितने हैं इसमें? 2 कार्बन लिख लें। कार्बन की एक वैलेंसी देखिए इस प्रकार से, और बाकी इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, और आगे O और H जोड़ दें तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल बन गया, जो कि इसका संरचना सूत्र हो गया इस प्रकार से। तो कुल मिला करके मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए अपने पास ये सिस्टम होना चाहिए। अब खैर ज़रूरी ये नहीं है कि हमेशा मूलानुपाती सूत्र और अणुभार ये दोनों बराबर आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी मूलानुपाती सूत्र भार कम आता है, अणुभार ज़्यादा हो जाता है। ऐसी दशा में n का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक और न्यूमेरिकल की ओर चलें जिसमें और क्लियरिफाई हो जाएगा। विधिवत क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें। और इसके लिए एक दूसरा प्रश्न दिया जा रहा है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन बराबर 40%, हाइड्रोजन बराबर 6.70% तथा शेष ऑक्सीजन है। यदि इस यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तब यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में पूछा है अणुसूत्र को, और अणुसूत्र आप जानते हैं कहीं न कहीं मूलानुपाती सूत्र से रिलेटेड है। तो सबसे पहला काम, अणुसूत्र अगर ज्ञात करना हो तो निकालेंगे क्या हम? सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें एक टेबल बनानी पड़ती है, क्योंकि बगैर टेबल बनाए इसको नहीं लगाया जा सकता। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या लिखी जाएगी, सीरियल नंबर। उसके बाद तत्व के नाम लिखे जाएंगे, नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बाद दी गई प्रतिशत मात्राओं को लिखेंगे, परसेंटेज अमाउंट को, प्रतिशत मात्रा लिखी जाएगी परसेंटेज को। और उसके बाद फिर हम परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकाली जाएगी, रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स को निकालेंगे, और अंत में हम परमाणुओं का सरल अनुपात निकाल लेंगे। सिंपल रेशियो ये निकाल लेंगे। तो तत्व के नाम कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, कह रहा शेष ऑक्सीजन है। और अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए 100 माइनस कार्बन की प्रतिशत मात्रा धन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। ये फार्मूला 1947 ईस्वी में किसने दिया था? 1947 में एलूसी नामक वैज्ञानिक द्वारा ये फार्मूला दिया गया। और ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो हम कहने का मतलब हुआ कि कार्बन तो कंफर्म है, पहला क्रम संख्या कार्बन की है, दूसरा क्रम संख्या हाइड्रोजन की है, और तीसरी कह रहा है शेष ऑक्सीजन भी है। तो कुल मिला करके कार्बन की प्रतिशत मात्रा तो 40 है, हाइड्रोजन की 6.7 है। और इस प्रकार से अगर हम दोनों को जोड़ लें
तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा मालूम हो जाएगी। जैसे 100 माइनस कार्बन की 40 है, हाइड्रोजन की 6.7 है, तो टोटल अगर इसका देखा जाए तो 53.3 आता है। इतना परसेंट ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद है, तो ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ से 53.3%। अब हमने बताया परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालते समय हम किससे भाग देते हैं, प्रतिशतता को, परसेंटेज अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं एटॉमिक वेट से, यानी परमाणु भार से। तत्व के परमाणु भार से डिवाइडेशन होता है इस कॉलम में। तो यहाँ पर 40 को हम डिवाइड करेंगे किससे, कार्बन के परमाणु भार 12 से, दिया जाएगा 3.33। इसी प्रकार से 6.7 को हम डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 से, जो वही आएगा 6.7, जीरो लिख सकते हो, मतलब नहीं। यहाँ पर 53.3 को डिवाइड करोगे ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 से, ये आ जाएगा 3.33। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आपेक्षिक संख्याएं अपने पास से 3 निकल गई, तो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या कौन सी है, 3.33 है। उससे सारी अपेक्षित संख्याओं को डिवाइड कर दो, 3.33 अपान 3.33, ये आ जाएगा 1। और यहाँ पर 6.7 को डिवाइड किया जाए 3.33 से, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, 2। और ये 3.33 को अगर हम डिवाइड करें 3.33 से, तो ये आ जाएगा 1। अब सबके सरल अनुपात लिखे हुए हैं, तो मूलानुपाती सूत्र आपको मिल गया। मूलानुपाती सूत्र ही तो परमाणुओं का सरल अनुपात होता है ना। तो मूलानुपाती सूत्र आपका कौन सा आया, CH2O। कार्बन के आगे 1 और 1 को हम लिखते नहीं हैं, हाइड्रोजन के सामने 2 लिख दिया गया, ऑक्सीजन के सामने 1 है, तो कुल मिला के मूलानुपाती सूत्र हुआ CH2O। अब मूलानुपाती सूत्र भार भी निकाल लें। मूलानुपाती सूत्र भार निकाला जाए, तो उस मूलानुपाती सूत्र भार निकालने के लिए कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, टोटल आ जाएगा ये 30। तो मूलानुपाती सूत्र भार जो आया वो कितना है, 30 है। लेकिन यहाँ वाष्प घनत्व दिया है 30, तो अणुभार भी निकल जाएगा। अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वेपर डेंसिटी के, यानी 2 गुणे 30 बराबर कितना हुआ, 60। तो 60 अणुभार आया और मूलानुपाती सूत्र भार आ गया 30। तो अब हम अपने फार्मूले द्वारा अणुसूत्र निकाल सकते हैं। अणुसूत्र निकालने के लिए बताए थे कि अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र मल्टीप्लाई बाई n। अब ये n क्या है, n है यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। यौगिक का अणुभार कितना मिला, 60 मिला है, 60 रख दीजिए। और मूलानुपाती सूत्र भार कितना मिला, 30, तो इसको डिवाइड कर दिया जाए, आ जाएगा 2। अब अगर हम यहाँ पर अणुसूत्र देखें कंपाउंड का, तो अणुसूत्र निकालने के लिए फिर आप मूलानुपाती सूत्र लिखोगे, CH2O जो आया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये हो जाएगा C2H4O2। C2H4O2 क्या है, C2H4O2 एक्चुअली ऑक्जेलिक अम्ल है। कार्बनिक यौगिक का नाम भी मालूम हो गया कि ये ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल को हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए। अगर 4 है तो फिर ऑक्जेलिक अम्ल नहीं हो सकती है, इसका मतलब कि ये एसिटिक अम्ल होगी, एसिटिक एसिड होगी। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, जिसमें साफ दिख रहा है कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ 4 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 2। अब एसिटिक एसिड का आप अणुसूत्र निकाल लिए, मूलानुपाती सूत्र निकल आया था CH2O यहाँ से, तो हम इसका संरचना सूत्र भी निकाल सकते हैं, CH3COOH, ये इसका हो गया संरचना सूत्र।
अब चाहे तो आप कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, अलग अलग दिखा सकते हैं तीनों हाइड्रोजन को। इस प्रकार से आपने देखा कि मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और विशेषकर संरचना सूत्र ये क्लियर हो जाते हैं इस वीडियो में। लेकिन ध्यान दें कि प्रश्न में हमेशा वाष्प घनत्व तो आपको दिया नहीं जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर हम अणुभार निकालेंगे कैसे? अणुभार निकालने की तमाम विधियां हैं। अणुभार का निर्धारण अगले वीडियो में बताया जाएगा कि तमाम भौतिक और रासायनिक विधियां हैं, उससे हम लोग अणुभार निकालेंगे। ये वीडियो के नेक्स्ट भाग में दिखाई देगा।